हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाक्या टेक सपोर्ट। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईपब के अंदर जो ओपीएफ और एनसीएक्स फाइल्स होती हैं उनका क्या यूज़ है, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी एंट्रीज इन फाइल्स के अंदर की जाती हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ओपीएफ कैसे क्रिएट करते हैं। तो ओपीएफ फाइल में क्या होता है कि ईपब के पैकेज में हम जितना भी मटेरियल, जितना भी डाटा यूज़ करते हैं उन सभी की एंट्रीज, फाइल की इंफॉर्मेशन, फाइल का प्ले ऑर्डर, किस किस सीक्वेंस में कौन सी फाइल आपको देखनी है ईपब में, वो सभी इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं: मेटा इन्फॉर्मेशन, मैनिफेस्ट, स्पाइन और सबसे लास्ट में गाइड। मेटा इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इसका टैग है मेटा डाटा और इसके अंदर बुक का टाइटल, लैंग्वेज क्या है ईपब की, उसकी जो बुक आप बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, ऑथर्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट ईयर, ये सब चीज़ें इसके अंदर फिल की जाती हैं। जो आपको जो इनपुट प्रोवाइड होता है उसके अंदर सारी डिटेल मिल जाती है। सेकंड, मैनिफेस्ट के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उनकी एंट्रीज कराई जाती है फाइल में, चाहे XHTML हो, ऑडियो हो, वीडियो, इमेजेस या CSS जितने भी यूज़ हो रहे होते हैं उन सब की एंट्री जो है मैनिफेस्ट के अंदर कराते हैं हम। स्पाइन के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया प्ले ऑर्डर, जिस प्ले ऑर्डर में हमें फ़ाइल प्ले करनी होती है, जैसे हमें सबसे पहले कवर चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन, कॉपीराइट, चैप्टर्स, देन बैक मैटर। तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर फाइल्स को कॉल कराते हैं स्पाइन में, जिस सीक्वेंस में हमें बुक प्ले करनी है। और अगर आपकी 15 फाइल्स हैं, 15 में से आप क्या करते हैं, 2 एंट्रीज डालना भूल जाते हैं, तो वो बुक प्ले करते वक्त आप देख नहीं पाएंगे चैप्टर। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप स्पाइन क्रिएट कर देते हैं तो पहले आप चेक कर लें कि आपकी फ़ाइल में XHTML फाइल्स कितनी हैं, क्या वो स्पाइन में कॉल की हुई फाइल्स के बराबर हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लें, वरना अगर जो फाइल मिस हुई है स्पाइन के अंदर, जो फाइल अगर आपकी मिस हुई है उसका कोई लिंक नहीं है फाइल में कहीं भी, ईपब फाइल में, तो वो कभी एरर भी नहीं देगा, आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सी फाइल मिस हो गई। तो हमेशा ही स्पाइन बनाने के बाद आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि जो स्पाइन की एंट्री हैं वो आपकी XHTML या HTML फाइल के बराबर हैं या नहीं। गाइड में क्या होता है, गाइड में हम कवर, टाइटल और कंटेंट पेज की एंट्री कराते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही एंट्री कराई जाए, कई बार क्या होता है हम देखते हैं कुछ ईपब में कि ओनली कवर्स की एंट्री करा रखी है या फिर कंटेंट की करा रखी है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तीनों एंट्री आप कराएं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो अब हम एप्सिलॉन में 2 विंडो खोल लेंगे, एक में हमारा OPF होगा और दूसरे में जिन फाइल्स की हमें एंट्री करानी है, पहले हम XHTML फाइल्स की एंट्री कराते हैं। तो Ctrl+Shift+3 के साथ मैं क्या करूँगा, इसे वर्टिकल सिलेक्शन में ले लूँगा, Ctrl+Shift+3 के बाद डाउन एरो प्रेस करके, ताकि मैं इसे सिलेक्ट कर सकूँ। उसके बाद ये जो फाइल्स हैं ये कॉपी करके और मैं OPF के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे XML फाइल की एंट्रीज करनी है, XHTML फाइल्स की। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल छोड़ी हुई है, इसे मैं नैरो रीजन में ले जाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो फाइल के नेम में कॉपी करके लाया हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को बफर में ले लेता हूँ, 1 पे मैंने इसका बफर बना लिया। यहाँ पे इसे मैं नैव की एंट्री हटा दूँगा क्योंकि नैव की एंट्री ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक रिजेक्ट्स बनाता हूँ डॉट+ करके, ठीक है। अब रिप्लेस विद में मैं क्या करता हूँ, जो मैंने बफर लिया था अभी ऊपर वाली लाइन का, उस बफर को मैं पेस्ट कर देता हूँ और ID में और जो पाथ है दोनों में मैं क्या करता हूँ, #1 रिप्लेस करा देता हूँ। अब क्या होगा, ID में जो XHTML फाइल का पूरा नाम दोनों तरफ आ रहा है, तो ID में मुझे सिर्फ क्या है, फाइल का नाम चाहिए, उसकी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो मैं href के साथ क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूँगा और XHTML हटा दूँगा। ये हमने XHTML फाइल की एंट्री कर दी। अब इसी तरीके से मैं इमेज वाली एंट्री करूँगा, दोबारा से सिलेक्शन लेके लेफ़्ट वाला पार्ट डिलीट कर दूँगा।
यहाँ पे इमेज का नाम पिक करके दोबारा मैं OPF के अंदर आके नैरो टू रीजन में जाऊँगा। इमेज के नाम यहाँ पेस्ट करके अब इसको मैं बफर में लेता हूँ। सेम जैसे मैंने पहले किया था, ID और पाथ दोनों जगह मैं #1 की वैल्यू रिप्लेस करा दूँगा। अब ID में से जो एक्सटेंशन है वो हटा दूँगा पार्ट। ये इमेजेस की एंट्री भी हो चुकी है क्योंकि कवर की एंट्री में, हाँ अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कवर में जो ID होती है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक मेटा इन्फॉर्मेशन में एक ये लाइन होती है कवर के लिए, ठीक है। तो अगर कंटेंट वैल्यू में जो वैल्यू आपने ली हुई है, अगर वही सेम वैल्यू आप कवर इमेज की ID में नहीं लेंगे तो हमारा क्या है, जो आप AD पे किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप EPUB को रिव्यू करना चाहते हैं उसमें थंबनेल नहीं आएगा। तो बेसिकली जो मेटा पार्ट में कवर इन्फॉर्मेशन है वो थंबनेल के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो कंटेंट में वैल्यू है सेम वही हमारी कवर फाइल की इमेज की ID होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, हम स्पाइन में ये वैल्यूज़ जो हमने XHTML फाइल में जो हमने ID ली थी वो हम यहाँ पर डालेंगे स्पाइन के अंदर। उसके लिए मैं फिर से दोबारा से फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से ID पिक कर लूँ, क्योंकि मेरी जो फाइल्स की नेमिंग है सीक्वेंस में ही है, इसलिए मुझे देखना नहीं पड़ेगा कौन सी फाइल ऊपर करनी है कौन सी नीचे, ये अपने आप ही सीक्वेंस में आ रही हैं। यहाँ से मैं नाम कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं इस लाइन को नैरो टू रीजन में लूँगा और यहाँ सारा डाटा पेस्ट करके इसका बफर बना लूँगा। नैव फाइल को यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि नैव जो है एक N6 फाइल की तरह ही होता है। EPUB 3 में नैव फाइल ही N6 का काम करता है। तो अगर हम N6 को हटा भी देते हैं, मैं EPUB 3 की बात कर रहा हूँ, अगर EPUB 3 से हम N6 फाइल को हटा देंगे तब भी हमारा जो EPUB है वो वैलिडेट माना जाएगा और नैव फाइल जो है वो N6 का काम करेगी। यहाँ पर अब मैं स्पाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंट्री मैंने हटा दी जो पहले डमी ली हुई थी। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कि स्पाइन की एंट्रीज जो हैं हमारी फाइल्स के इक्वल होनी चाहिए। नैव फाइल को छोड़कर हमारी जो फाइल्स हैं वो 19 ही हैं और स्पाइन के अंदर भी 19 है। यहाँ से फाइल की एक्सटेंशन हम हटा देंगे, क्योंकि स्पाइन के अंदर जो वैल्यू जाती है वो बेसिकली जो XHTML फाइल की हमने एंट्री कराई थी उसकी ID से पिक करके हम डालते हैं। ये जो ID हमने यहाँ पे ली हुई है ये स्पाइन के अंदर जाती है। OPF के अंदर फाइल्स को कॉल कराते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी फाइल एंटर करा रहे हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं, वो किस पाथ पर है। जैसे OPF मेरा बाहर पड़ा है, ठीक है, और मुझे XHTML फाइल की एंट्री करानी है, तो OPF के साथ में पहले एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फाइल्स हैं। तो जब मैं XHTML फाइल्स की एंट्री कराऊंगा तो मुझे href के अंदर पहले फ़ोल्डर का नाम देना होगा, उसके बाद फाइल्स का। देखिए जो N6 फाइल है वो OPF के ठीक साथ में पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर N6 की जब हमने एंट्री कराई है तो उसमें हमने किसी फ़ोल्डर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो साथ में ही है। हमेशा जितने भी फ़ोल्डर हैं OPF के आसपास उनकी फाइल्स की जब आप एंट्री कराएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फ़ोल्डर है उसका भी पाथ आपको देना पड़ेगा, वरना वैलिडेशन एरर क्रिएट करेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैंने तो फाइल का नेम डाला है और फिर भी एरर आ रही है। चलिए OPF के बाद हम देखते हैं कि N6 कैसे जनरेट करते हैं। तो N6 का काम क्या होता है, जब हम EPUB को ओपन करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे AD पर या किसी डिवाइस में ओपन करते हैं, तो जो इंडेक्स वाला पार्ट ओपन होता है जिस पे लिंक दिए होते हैं सभी चैप्टर्स के, उस पर क्लिक करके हम पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। वो इंडेक्सिंग जो है वो N6 से क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस फाइल में मैंने ये जो स्टार्टिंग की एंट्रीज हैं वो रखी हुई हैं। बाकी का जो पार्ट होता है वो हम उठाते हैं TOC पेज से, टेबल ऑफ कंटेंट पेज से। अगर बाय चांस टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आ रहा है तो इस फ्रंट और बैक इंफॉर्मेशन के अलावा
बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी हेडिंग पिक करके हम एनसीएक्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इस फाइल में हमारे टेबल ऑफ कंटेंट ऑलरेडी आ रहा है, वहाँ से हम डाटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने चैप्टर्स हैं जो लिंक हैं, मैं यहाँ से इनको उठा लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया मैंने और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली हमें पेस्ट किए हुए डाटा में से क्या चाहिए, href के अंदर जो वैल्यू है ये वाली, और जो एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट है ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हम एक रिजेक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, रिजेक्ट्स बनाने के बाद ये जो टेक्स्ट पार्ट है इसके लिए मैं डॉट प्लस वाला ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, ताकि कुछ भी डाटा है वो कॉपी कर सकूं। यहाँ पर मैं बनाऊंगा ये वाला ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप मैं आईडी के लिए बना देता हूँ क्योंकि मुझे ये इग्नोर करानी है, आईडी कोई भी हो वो इग्नोर हो जाए। एक इस क्लास के लिए क्योंकि ये भी मुझे इग्नोर कराना है। अब जो मेरा रिजेक्ट्स है वो थर्ड और फोर्थ है जो मुझे लेना है। ठीक है, अब यहाँ बफर में जो मैंने लिया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मुझे जो डाटा चाहिए वो यहाँ पर आएगी थर्ड वाले की वैल्यू। ठीक है, और जो टेक्स्ट पार्ट है उसमें आएगी फोर्थ की वैल्यू #4। इसको मैं रिप्लेस कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, एनसीएक्स में हमें ये जो आईडी है, आईडी बेसिकली कुछ भी हो सकती है, आपको पता ही होगा कि बस डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए आईडी। ठीक है, और यहाँ पर प्ले ऑर्डर जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस में नहीं होगा तो आपका वैलिडेशन एरर देगा। ठीक है, ये 5 एंट्रीज हमने पहले से रखी हुई थी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में कर देते हैं इस तरीके से। बाकी ये आप मैक्रो से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो से नंबरिंग कैसे डालते हैं ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ आए तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से आप एनसीएक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेस्टिंग वाला आता है, जैसे कि कोई चैप्टर है उसके अंदर की हेडिंग दे रखी है, तो जैसे लिस्ट में हम करते हैं कि LI क्लोज नहीं करते और क्या नाम है पहले अगली एंट्री कर देते हैं, उसके बाद LI क्लोज करते हैं नेस्टिंग लेवल के लिए। उसी तरह से यहाँ LI की जगह नैप पॉइंट जो है, यहाँ पर नैप पॉइंट क्लोज नहीं करते हैं, पहले उसकी नेस्टिंग वाली हेडिंग्स होंगी वो कोड कर देंगे, उसके बाद 2 बार ये जो है नैप पॉइंट वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एनसीएक्स में ऐड होती है वो है हमारा ISBN नंबर, टाइटल और ऑथर इन्फॉर्मेशन। आपका एनसीएक्स तैयार है। तो OPF और एनसीएक्स कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।